अब आप मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो ये मैथ की वीडियो है, ये वीडियो में टेस्ट सीरीज जो चल रहा था उसमें ये 11वीं वीडियो है। इसके पहले 10 टेस्ट सीरीज मैंने लगा रखी है। तो अगर जिन्होंने पहले नहीं बनाया डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहे तो पहले वो 10th टेस्ट लगा सकते हैं। और ये सारे के सारे आपके जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे, एनटीपीसी जिसमें कि एएसएम, गुड्स गार्ड जितने भी हैं, ग्रुप डी या फिर ग्रुप सी जितने भी उसमें पोस्ट हैं, उन सारे के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके हाल फिलहाल में रेलवे जेई का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसको भी देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एग्जाम के लिए आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि निम्न में कौन सा 0.56 और इस पे ये रैंकिंग दिया हुआ है के बराबर है, यानी कि आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए जब यहाँ पे इस तरीके से रैंकिंग दिया हुआ हो तो प्रत्येक रैंकिंग पे जितने भी डिजिट पे रैंकिंग है उसके लिए हम यहाँ पे क्या उतारते हैं, तो 9 उतारते हैं। बाकी इधर तो कोई डिजिट और पहले है नहीं, तो अगर मान लिया जाए यहाँ पे रहता पॉइंट के बाद कोई और भी डिजिट रहता और उसके ऊपर रैंकिंग नहीं होता, तब हम क्या करते, उसके लिए हम 0 लगाते। बट यहाँ है नहीं ऐसा, तो जो रैंकिंग है उसके लिए हम 9 करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 56/9। हालांकि इसके लिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है रैंकिंग के लिए। तो अगर आप लोगों को रैंकिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्पेशली देखने हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं स्पेशली उस पर एक वीडियो जरूर बना दूंगी। फिलहाल इसके लिए आंसर हो जाएगा 56/99। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि हेमा एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। वह दोनों ओर का रास्ता पैदल 12 घंटे 30 मिनट में तय कर सकती है। तो साइकिल पर दोनों ओर का रास्ता तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। मान लिया जाए कि ये रास्ता है। अब कहता है कि पैदल जाती है एक बार और रिटर्निंग फिर साइकिल से आती है, तब उसको टोटल लग जाते हैं 9 घंटे 45 मिनट। अब कहता है अगर इधर भी पैदल जाए और उधर से भी पैदल आए तब उसको लग जाते हैं 12 घंटे 30 मिनट। तब आपको बताना है कि अगर जाने में भी साइकिल से जाए और रिटर्निंग में भी साइकिल से आए तब उसे कितना टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे बनाते हैं। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका इजी वे में है कि यहाँ पे देखिए पैदल और साइकिल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपको पैदल के लिए P मैंने लिख दिया और प्लस साइकिल के लिए मैंने C लिख दिया है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 घंटे, H लिख देती हूँ मैं इसके लिए, या फिर आप रेशियो टाइप का भी दे सकते हैं, और 55 मिनट, ये इतना टाइम लगा। अब कहता है दोनों ओर अगर पैदल आए, यानी कि पैदल प्लस पैदल, उसमें लग जाता है उसे 12 घंटे 30 मिनट का समय लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2P हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, P प्लस C 1 ही P है। तो अगर मैं इसमें इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, तो चलिए इसे माइनस करते हैं हम। ओके, अब आप इसे जब माइनस करेंगे तो सारे का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बच जाएगा, P प्लस C इक्वल टू, यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे आप तो माइनस करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 2 घंटे 35 मिनट। ओके, अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि P प्लस C का मान आपको यहाँ पे मिल गया है, सॉरी P माइनस C का मान मिलेगा क्योंकि यहाँ पे चिन्ह चेंज हुआ है। तो P माइनस C और यहाँ पे आपको P प्लस C का मान मालूम है, तो समीकरण 1 हो गया ये, और ये हो गया समीकरण आपका 2। फिर आप इससे हल कर ले। यहाँ पे P प्लस C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 आवर और 55 मिनट। ओके, अब फिर इसे क्या करते हैं, आपको क्या निकालना है, तो दोनों साइड आपको साइकिल से जाने पर, तो इसके लिए भी आप इसको माइनस कर दें तो सारे का चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये P कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा -2C और यहाँ पे भी जो घटने के बाद आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो 7 घंटे और 20 मिनट इस तरीके से आपको माइनस हो जाएगा। ये कट गया।
अब 2C का मतलब है कि साइकिल प्लस साइकिल, यानी कि साइकिल से जाना और साइकिल से आना दोनों ओर, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है? 7 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य भुजा का कोण 9 डिग्री का है। इस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो चलिए, इसके लिए मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन बताया है, तो सबसे पहले फॉर्मूला जान लीजिए कि समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? ये तो आपका दिया गया है 9 डिग्री, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री होते हैं टोटल बाह्य कोण, और एक कोण की बात कर रही है तो भुजाओं की संख्या से आप इसे डिवाइड कर दें तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल गया। अब ये प्रत्येक बाह्य कोण का मान 9 डिग्री है। जब आप इसे कट करेंगे तो 40 टाइम में कट जाएगा, यानी n का जो मान आ जाएगा 40, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 40। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, कहता है एक जार में 40 लीटर दूध और x लीटर पानी है। अगर जार में नए मिश्रण जिसमें कि 2 लीटर दूध और 3 लीटर पानी है को मिलाया जाए, तब मिश्रण की अंतिम मात्रा जो है 60 लीटर होती है, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ क्या कहा गया है, आपको कहता है कि जार में 48 लीटर टोटल दूध है और पानी उसमें x लीटर, मालूम नहीं कितना। अब कहता है एक और नया मिश्रण है जिसमें कि 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, इसे भी जब मिला देते हैं तब जो है कितना हो जाता है टोटल मिश्रण? 60 लीटर का। तो सबसे पहले देखिए दूध की मात्रा कितनी है? टोटल 48 लीटर दूध है, और जो है दूध इसमें कितना है? जब दूसरे वाले मिश्रण को मिलाए तो इसमें कितना दूध है? 2x लीटर। ये टोटल हो गए दूध की मात्रा। अच्छा, पानी की मात्रा टोटल कितनी हो गई? तो फर्स्ट टाइम में कितना था? x लीटर पानी था, और फिर जो मिलाया गया उसमें 3x पानी था, यानी कि टोटल 4x लीटर हो गया ये पानी। अब जब सारे को मिला दिया गया, यानी कि 48 प्लस 2x ये हो गया दूध, और पानी कितना हो गया? 4x अभी हमने निकाला, टोटल मिला के 60 लीटर हो गए। अब 48 प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6x इक्वल टू 60। 6x इक्वल टू ये 48 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो 60 में माइनस हो जाएगा 48। 48 को जब माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 2। आपसे पूछा गया कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, तो अंतिम मिश्रण में तो ये थी दूध की मात्रा, क्योंकि पहले 48 और बाद में 2x फिर मिलाया गया था, तो 48 और प्लस 2x, यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तो कितना? 4 हो जाएगा, और 48 और 4 कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? 52, यानी कि अंतिम मात्रा में अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 52 लीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किरण ने 15% हानि पर 18,700 रुपये में एक बस बेची। अब कहता है 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सबसे पहली बात, मान लिया जाए कि सीपी जो उसका रहा होगा 100% रहा होगा, खरीदा होगा इतने में। अब 15% हानि पर अगर वह बेची तो एसपी कितना हो जाएगा उसका? 85%, क्योंकि हानि का मतलब क्या? कम पे बेच रही है तभी हानि हो रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 85% में बेचा, और बेचा कितने में? रुपये में 18,700 में। तो 1% का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18,700 बटे 85। अब यहाँ पे अगर आप 100% निकालते हैं तो ये उसका निकल जाएगा सीपी, लेकिन पूछा गया कि 15% लाभ अगर पाना चाहे तब उसे कितने में बेचेगी, तो 15% लाभ पाने के लिए तब उसे कितना में बेचा जाना चाहिए? इतना बटे 85, यानी कि 15% लाभ में जब बेचेगी तो उसे बेचना पड़ेगा 115 में, यानी इंटू कर देंगे हम 115। इसे जब कट करेंगे तो कितने में कट जाएगा? 220 बार में, और मल्टीप्लाई होके 25,300 रुपये हो जाएंगे इसके आंसर।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 25,300। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 10% का धोखा करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब कहता है खरीदने और बेचने दोनों टाइम जो है कम तौल का यूज करके 10% का धोखा, यानी खरीदने जब जाता है उस समय भी 10% का धोखा, और जब फिर बेचने लगता है फिर उस समय 10% का धोखा करता है। तब ऐसे में उसको दोनों टाइम में बेनिफिट हो गया। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, +10 +10 प्लस क्या होता है +10 × 10/100, 0 0 कट गया, 10 और 10 20 और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 1, यानी कि 21% का टोटल उसको लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2,000 रुपये का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत बार गलती कर दिया करते हैं हम सब। तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि 2 वर्ष के बाद जो है उसका कुल निवेश कितना हो, कहा गया दूसरे वर्ष के अंत में। जब ऐसा कहा जाए ना कि दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, तब हम जो फॉर्मूला लगा के बनाते थे चक्रवृद्धि ब्याज में, उस ढंग से हम नहीं बनाएंगे इसे। तो इसे बनाना कैसे है, तो आइए हम इसे देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि फर्स्ट ईयर का जो SI और CI होता है दोनों ही बराबर होता है। तो पहले साल में SI ही होगा। तो पहले साल में देखिए, पहले साल के लिए क्या होता है, मूलधन जो कितना है गुने समय 1 साल गुने दर बटे 100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपये का ब्याज, यानी कि उसके पास टोटल अभी कितने हो गए, जब जोड़ेंगे तो 2100 रुपये हो गए। अब दूसरे साल क्या होगा, अब आपका लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2100 का चक्रवृद्धि ब्याज 5% के रेट से कितना हो जाएगा। तो चूंकि 1 साल तो आपने हो गया है, अब दूसरा साल यानी फिर 1 ही साल का लेना है। तो जब 5% के रेट से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 105। ये 105 कहाँ से आया, तो फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100। यहाँ पे R का मान 5 रखेंगे तो 105 ही आएगा। तो इतना निकल गया। तो इसे जब कट करेंगे, 0 0 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2205। तो कहा गया कि कुल निवेश कितना होता है, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कुल निवेश कितना हो जाएगा 4305 रुपये का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रवि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 8500 रुपया यानी कि 8500 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे अब देखिए क्या कहा गया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ना कि दूसरे वर्ष का निवेश या ऐसा कुछ पूछा गया है। 2 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो एक तो आप फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, CI का कैसे निकालते हैं, तो P × 1 + R/100 पर पावर T, ये तो अमाउंट हो गया। अब इसमें P माइनस कर देंगे मूलधन को, तो ये क्या निकल जाएगा आपका CI निकल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी दूसरा आप टेबल के मेथड से भी बना सकते हैं। टेबल आपको याद रखना होगा 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए। तो जब रेट 4% हो और टाइम 2 वर्ष हो तब इसके टेबल के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं 2 से गुना, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और दूसरी बार में क्या करते हैं 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। इधर आपको 2 डिजिट लेने होते हैं। ये मैंने टेबल बताया है जब आपको CI की वीडियो में बता रही थी, CI का पढ़ा रही थी क्वेश्चन, तो उसमें मैंने टेबल को भी समझाया है। तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वहां जाके देख सकते हैं CI का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 8.16%, ये डायरेक्ट निकलता है। अब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली निकलता है। तो 8500 रुपया हो गया ना, 8500 का डायरेक्ट आप 8.16% निकाल सकते हैं। जब आप इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 693.6, इतना रुपया हो गया इसका CI। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ये आपको दिया गया है, इसका मान आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही इजी है, बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी ऐसा नहीं है।
तो ये पॉइंट 2 अंक के बाद और ये 2 अंक के बाद ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसके लिए आप एक 0 नीचे लिख सकते हैं। बाकी आप इसे कट करके जितना आएगा आंसर वही, तो इसे कट कीजिए तो 9 से कट दीजिए तो ये कट गया। अब आप देखिए 5 से कट कर दीजिए 2 टाइम में, अब ये कटने वाला नहीं है, तो 55/18 यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस टाइप से दिया गया है कि 2x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर और माइनस 4x का होल स्क्वायर दिया गया है, इसे आपको सरल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये दोनों क्या है, एक ही में है, 2x x के फॉर्म में ही है, तो 2x का स्क्वायर और इसे हम यहीं पे साथ में लिख देते हैं, तो 4x का होल स्क्वायर हो गया और माइनस ये 2y का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों की बात करें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे तोड़ देंगे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 2x और माइनस हो जाएगा 4x। ओके, अब यहाँ पे इसे जो का तो हम उतार देंगे या फिर इसे तोड़ दीजिए, तो माइनस 4y स्क्वायर में ये टूट जाएगा। ये हो जाएगा 4 और 2 ये 6x, और ये चूंकि माइनस में आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 2x, और ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। अभी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आते ही जाएगा माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो क्या आप देखते हैं आप ऑप्शन में है या नहीं? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में है, माइनस 12 का स्क्वायर और माइनस 4y का स्क्वायर। ओके, तो यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।